कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग देख रहे थे, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसमें या तो हम क्या कर रहे थे, कैलस का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, कैलस का फॉर्मेशन किससे, तो रूट, शूट या फिर लीव, किसी से भी एक एक्सप्लांट हम ले रहे थे और एक्सप्लांट लेके हम उसको डेवलप करवा रहे थे एज अ कैलस, और कैलस से हम पूरा प्लांटलेट को डेवलप करवा रहे थे। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर को अगर हम देखते हैं तो ऑर्गन कल्चर, देखिए ऑर्गन कल्चर क्या क्या हो सकता है। अगर प्लांट की हम बात करें, प्लांट पूरे बॉटनी में, तो ऑर्गन कल्चर क्या होगा, दो तरीके का होगा ऑर्गन कल्चर। ठीक है, ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक ऑर्गन कल्चर क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों का कल्चर मैकेनिज्म समझने के लिए देखिए, अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी है। अगर हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर दें ऑर्गन कल्चर को, ये दो तरीके से होता है। एक आपका वेजिटेटिव वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो तरीके का, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम लोग वेजिटेटिव ऑर्गन्स की बात करें तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में वही सारे सब चीज आ जाएंगे। कौन कौन, आपके रूट, शूट, लीफ, इसमें सूट टिप भी आप लिख सकते हैं, सूट टिप, ठीक है, सूट टिप्स, ये सब आ जाएंगे वेजिटेटिव ऑर्गन्स में। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट को ले रहे हैं, सूट को ले रहे हैं और लीफ को ले रहे हैं एज अ एक्सप्लांट हम लोग लेके, और उसको पूरा का पूरा कल्चर करके, जैसे हम लोग बताएं कि जैसे लीफ को कल्चर करते हैं उसी तरह से रूट को भी कल्चर कर लेंगे, और आपका सूट टिप को भी कल्चर कर सकते हैं आप, जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको लीफ को भी उसी तरह से करें। लीफ का तो हम लोग ने करके देखा है। तो दो तरीके से कल्चर, ऑर्गन कल्चर को देखते हैं। एक हमारा वेजिटेटिव, पूरा का पूरा रूट को लेंगे, रूट को कल्चर कराएंगे और पूरा का पूरा प्लांटलेट रेडी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्लांट में है, हाँ गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लावर की बात करेंगे। यहाँ पे फ्लावर पेटल मैंने यूज कर रहा था, फ्लावर पेटल है ना, जो टिश्यू कल्चर में भी मैंने आपको बताया फ्लावर पेटल का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा कंप्लीट आप बोल सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर को हम लोग और एज अ ऑर्गन कल्चर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। चलिए, कंप्लीट फ्लावर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इसमें इम्ब्रियो कल्चर, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आपका एंथर कल्चर, है ना, एंथर, ठीक है, एंथर। फिर पॉलेन हो गया, एंथर से आप आइसोलेट कर लेंगे पॉलेन, ठीक है, तो पॉलेन, पॉलेन कल्चर। इतना आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि किसी एक चीज का देख लिए थे तो पूरा डायरेक्टली आप उसको समझ में आ रहा था कि हाँ ये प्रोसेस होगा, और ये सब प्रोसेस के साथ हमें ये न्यूट्रिएंट्स और विटामिन, अमीनो एसिड ये सब डालना है। ठीक उसी तरह हम लोग इसमें भी समझ लेंगे ताकि सारी चीजें आसान हो सके। ठीक है, और पूरा का पूरा ओवरी कल्चर भी लिख सकते हैं, ओवरी, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे प्लांट के हैं।
तो प्लांट में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो आपके ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। ओवरी कल्चर, कंप्लीट फ्लावर को भी आप कर सकते हैं। अगर फ्लावर को अंदर भी देखें तो आप इम्ब्रियो, एंथर और पॉलन कल्चर ये सब कर सकते हैं। तो पॉलन कल्चर अगर हम देखें और एंथर कल्चर और इम्ब्रियो कल्चर, ये सब सारे आपके कहां से आ रहे हैं? सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी में सीड डॉर्मेंसी कम हो, है ना, जैसे इम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो इम्ब्रियो कल्चर कहां से? वो सीड से ही निकलेगा। ठीक है, सीड से हम लोग इम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे और उसको कल्चर कराएंगे। सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस ये है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कल्चर करवाते हैं और इसमें वेजिटेटिव ऑर्गन्स का कल्चर करवाते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि आप अगर वेजिटेटिव ऑर्गन्स को देखें तो आप इसमें एक्सप्लांट के तौर पे जो बाहर आपके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं लाइक लीफ, रूट, उसको लेंगे और उसको डायरेक्टली आप वो कर सकते हैं कल्चर। लेकिन आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको बहुत सारी चीजें आइसोलेट करके करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी पढ़े हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपका इसमें एक अलग बायोटेक्नोलॉजी का एक पर्सन है जिसके इसीलिए उसको वो कल्चर करते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसमें हाइब्रिड ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, इसमें डायरेक्ट ऑर्गन की बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो नेचुरल चीजें आपके प्रेजेंट हैं। तो हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन करवाना नहीं है, इसीलिए हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड कर दिए हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर हम इम्ब्रियो को लेके चले तो इसी को लेके चल के देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें आप कल्चर कर सकते हैं। पहला बात, कर क्यों रहे हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि इम्ब्रियो, आप इम्ब्रियो से ही क्या बनाएगा? आगे जाके फ्रूट बन सकता है। तो फ्रूट जो बन रहा है तो दो तरीके से कर सकते हैं इम्ब्रियो को, या तो एक मैच्योर्ड होगा, अगर फ्रूट है आप देखेंगे तो फ्रूट या तो पका हुआ है या तो अभी पका नहीं हुआ, मतलब कच्चा है आप कह सकते हैं। तो जो पका हुआ है वो पूरा का पूरा मैच्योर आप बोल लो, और जो आपका पका नहीं है उसको इमैच्योर कह सकते हैं, मतलब वो अभी डेवलप कर रहा है। तो दोनों केसेस में आप इसको कल्चर कर सकते हैं। यही इसकी खास बात है कि दोनों चीजों में, या तो उसको डोरमेंसी को रोकने के लिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि डोरमेंसी ब्रेक करनी होती है। अगर आप राइस के सीड को आप घर में रख देते हैं, जैसे पहले जमाना होता था लैंड रेसेस वाले, जो आपके घर में खेतों में आपके चावल उगे और उसके बाद आप उसके सीड्स को घर में टांग के रख दिया कि नेक्स्ट ईयर जब भी हम इससे करेंगे तो इसी सीड से हम करने वाले हैं। तो क्या होता है कि उसमें डोरमेंसी को ब्रेक करना होता है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक उस सीड्स को रख देते हैं, इसीलिए वो हम लोग टेक्निकलिटी उतना प्रोसेस में नहीं जाते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पानी में उसको डाल के देखते हैं कि जो ऊपर आपका है उसको हटा देते हैं और जो नीचे बैठ गया है उसको कल्चर कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे टेक्निकलिटी वे में जाएंगे तो उसमें सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना होता है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए वही करते हैं कि टेम्परेचर में उसको रख देते हैं 45 से 50 डिग्री में, तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद आप उसको कल्चर लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो उसी तरह अगर हम लोग इम्ब्रियो कल्चर में देखें तो दो चीजें मैंने आपको बताई है, दो वर्ड, एक है मैच्योर और एक है इमैच्योर्ड इम्ब्रियो। तो उसी तरह से सारे चीजों में आपका लागू होगा। अगर फ्लावर अभी जर्मिनेट हो रहा है तो आपका बहुत मतलब फ्लावर निकल रहा है तो वो अभी पूरा का पूरा मैच्योर फ्लावर नहीं बना है, इमैच्योर ही बना है। तो बाकी सारी चीजें उसी के अंदर हैं, एंथर भी है, पॉलन भी है ना, ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम देखें, अगर इम्ब्रियो कल्चर को हम लोग देखें, इम्ब्रियो कल्चर इसके बाद आपकी फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्लांट की, ठीक है, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी। तो अगर इम्ब्रियो कल्चर को हम देखें तो इट डील्स विथ स्टेराइल आइसोलेशन। स्टेराइल आइसोलेशन होगा, आपके लीफ में भी वेजिटेटिव में भी सेम चीज था। तो इट डील्स विथ स्टेराइल आइसोलेशन। स्टेराइल का मतलब होता है आइसोलेशन।
स्टेराइल का मतलब होता है एसेप्टिक, मतलब किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो उसमें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, माइक्रोब्स नहीं हो, तो कंटामिनेटेड फ्री जिसको बोल सकते हैं आप, तो वो स्टेराइल आइसोलेशन। इसमें कुछ टॉपिक, हाँ यस, इसमें कुछ टॉपिक बचा है सुमन, आई नो, तो उसको हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। तो जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने जो टॉपिक्स आपके नहीं पढ़ाए हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाए कि कुछ जो पोर्शन है ना, जब आप उसको कवर करेंगे तभी आपको वो सारी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो आप उसका चिंता ना करें, वो मुझे बेटर पता है कि आपको कहां से कहां तक ले जाना है, आप उसकी चिंता ना करें। जो टॉपिक आपको रह गया है उसमें जब तक उस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा समझ में आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग देखें कि इट डील्स विथ स्टेराइल आइसोलेशन, मतलब वो एसेप्टिक कंडीशन में आपको आइसोलेशन करना होगा, किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन होगा तो वो आपका आइसोलेशन सही नहीं हो पाएगा। तो आइसोलेशन एंड इन विट्रो ग्रोथ ऑफ मैच्योर्ड एंड, लिख लीजिए, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ मैच्योर एंड इमेच्योर, ठीक है। मैच्योर एंड इमेच्योर, अगर आप देखें तो इमेच्योर embryo to develop a plantlet, embryo to develop a plantlet, ठीक है। जो चीजें डील हो रही है इसमें वो एक स्टेराइल आइसोलेशन में हो रही है, जितने भी एम्ब्रियो कल्चर हैं सभी में ये चीजें लागू होंगी, ठीक है। एंड इन विट्रो ग्रोथ ऑफ मैच्योर एंड इन इमेच्योर, इसमें एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं इसलिए एम्ब्रियो लिखा है मैंने, है ना। डेवलप ए प्लांटलेट, पूरा का पूरा प्लांटलेट मतलब सूट एंड रूट आपको डेवलप करवाना है एक ऑर्गन से। तो आपको पता है मैंने टोटीपोटेंसी आपको बताया है, तो टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। तो एक आप अगर एक एम्ब्रियो को ले ले तो एम्ब्रियो से पूरा का पूरा प्लांट आप डेवलप करवा सकते हैं। उसी प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग डेवलप करवा रहे हैं। तो अगर मैच्योर एम्ब्रियो की बात करें तो मैच्योर एम्ब्रियो में आप क्या देखते हैं कि जो आइसोलेशन होगा मैच्योर एम्ब्रियो का, वो या तो राइप सीड में होगा, राइपनिंग जैसे आप राइपनिंग बोलते हैं। मैच्योर जो एम्ब्रियो होगा, अगर मैच्योर एम्ब्रियो की बात करें, राइप सीड्स, ठीक है, जो पके हुए सीड्स हैं उसमें आप उस एम्ब्रियो को निकाल सकते हैं और उस एम्ब्रियो से आप इसमें जो सीड्स निकालने का टेक्निक होगा वो आपका मैकेनिकल होगा, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा, मैकेनिकल, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे प्रोटोप्लास्ट कल्चर में मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इसमें आप मैकेनिकल ही होगा, स्काल्पेल के मदद से आप इसको निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप ऑल्सो, क्योंकि आपको थोड़ा देखना भी पड़ता है। तो मैच्योर आपका अगर राइप सीड है मतलब पका हुआ आपका फल है तो उससे आप निकाल सकते हैं वाया मैकेनिकल प्रोसेस, आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो अगर मैच्योर सीड की बात करें तो ये हुआ। अगर इमैच्योर में अगर देखें तो इमैच्योर में क्या होगा कि जो डोरमेंट सीड होगा, ठीक है, जो इमैच्योर सीड होगा उसमें एसेप्टिक कंडीशन में अनराइप्ड, आप अगर राइप की बात करें तो उसमें इमैच्योर में अनराइप्ड सीड्स, ठीक है, इमैच्योर में। बस दोनों में यही अंतर है कि जो अनराइप्ड होगा मतलब जो पका नहीं होगा उससे हम ये कर सकते हैं, दोनों से आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो पका हुआ है वही उसी का एम्ब्रियो बहुत अच्छा होगा तो उस एम्ब्रियो को अगर हम कल्चर करते हैं तो प्लांटेड बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्लांट में। प्लांट के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। इमैच्योर वाला भी अगर आप एम्ब्रियो लेते हैं तो उससे भी आप पूरा का पूरा प्लांटलेट डेवलप करवा सकते हैं। तो अगर हम इसके कल्चर मेथड में जाएं जो कि हमें पढ़ना है, तो कल्चर मेथड में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे उसमें करते थे कि आपको लेके आया, फिर स्टेरलाइज किया, फिर उसको आगे कल्चर में डाला।
तो सेम इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर कल्चर टेक्निक की बात करें, कल्चर टेक्निक, यहां से कल्चर टेक्निक, ये आपका एम्ब्रियो, सीड्स, ये पूरा का पूरा सीड है, जो सीड है उसमें भी वाटर होता है, अभी फिजियोलॉजी बताएंगे तो आपको बताएंगे वाटर में। ये आपका एम्ब्रियो, ठीक है, इसको सीड बोल लो, ठीक। अगर आप एम्ब्रियो को निकालना तो सबसे पहले आपको एम्ब्रियो बाय मैकेनिकल प्रोसेस आप एम्ब्रियो को निकाल लिए। एम्ब्रियो निकालने के बाद अगर आप देखें, ये आपका एम्ब्रियो निकल गया, एम्ब्रियो, ठीक है। अब इसका हमें कल्चर देखना है, तो एम्ब्रियो कल्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। अब सरफेस स्टेरिलाइजेशन उतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बता चुका हूं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन सेम प्रोसेस के साथ जाएंगे, सबसे पहले टैप वाटर, फिर उसके बाद आप उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड में डाल दो, या फिर 70% इथेनॉल में वॉश कर लो, या उसके बाद आप डिस्टिल वाटर में वॉश कर लो। तो ये प्रोसेस आप देख चुके हैं। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन के अगर बाद आप देखें तो अगर हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लिए हैं, देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा, आइसोलेशन। उसके बाद आपका इसमें दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो सबसे पहले आप एम्ब्रियो को आइसोलेट कर ले, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो को आइसोलेट करने के बाद होगा क्या, इसमें अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं। ये तो एक तो एसेप्टिक कंडीशन में आपको करना है, तो एम्ब्रियो कल्चर करने के बाद अगर आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर पूरे का पूरा सीड को सबसे पहले आप, क्योंकि इसके बाद दो कर सकते हैं, या तो एम्ब्रियो पहले आइसोलेट कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे उसको कल्चर कर सकते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन अगर करना होगा तो एम्ब्रियो जब भी करेंगे तो वो आपका लैब में होगा पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जब आप सीड का करते हैं, ये सीड का, तो सीड का जब सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इन लैब, है ना, आप कहीं भी ओपन एरिया में आप उसको सरफेस स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो का जब करेंगे तो दो टेक्निक है, पहले आप उसको लैब में सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लो और उसके बाद देन फिर यहाँ पे आइसोलेशन कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो ये हो गया। तो यहाँ पे भी अगर एम्ब्रियो आपने निकाल दिया तो आप डायरेक्ट इसमें आप देखेंगे कि इसका जो स्टेरिलाइजेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लैब में, और उसको इथेनॉल में अब वॉश नहीं करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट उसका जो स्टेरिलाइजेशन होगा, जो इसका स्टेरिलाइजेशन होगा, डायरेक्ट आप लैब में, इन लैब लैमिनार एयर फ्लो जिसको बोलते हैं लैब, ठीक है, इन लैब एम्ब्रियो is sterilized in aseptic condition, ठीक है। दोनों चीजें हैं एम्ब्रियो कल्चर, लेकिन जो प्रोसेस अपनाते हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप जो जनरली करते हैं, जनरली जो करते हैं आइसोलेशन, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सीड को लेंगे, सीड के बाद